नमस्कार, स्वागत है आपका आउटलुक 2023 में। और आज हम बातचीत करेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कंसोलिडेशन के मूड में बाजार, निफ्टी 18,000 के ऊपर टिका, लेकिन निफ्टी बैंक पर 0.25% का दबाव। मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी। चीन में कोरोना सख्ती कम होने से मेटल शेयर्स में उछाल। जिंदल स्टील सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता 5% तक उछले। एथेनॉल प्रोडक्शन पर 100% इंसेंटिव से बढ़ी शुगर की मिठास। धामपुर, त्रिवेणी, बलरामपुर जैसे दिग्गज 5% तक उछले। छोटी शुगर कंपनीज में भी 10% तक की तेजी। सब्सिडरी कंपनी बनाने की खबर के बाद HEG में जोरदार एक्शन, शेयर 8% ऊपर। कारोबार विस्तार पर 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। पहली बार इंश्योरेंस खरीदने वालों को इंसेंटिव दे सकती है सरकार। इनकम टैक्स की धारा 80C के अलावा अलग से छूट देने का बजट में ऐलान मुमकिन। आवास की एक्सक्लूसिव खबर। और रेडियंट कैश मैनेजमेंट के IPO को बेहद फीका रिस्पांस, अब तक मात्र 14% हुआ सब्सक्राइब। आज IPO में निवेश का आखिरी दिन। मार्केट अच्छा प्रदर्शन इस वक्त दिखा रहा है, टिकने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी सारे इंडाइसेस में एक मजबूत कारोबार देखने को मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि बाजार अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 18,000 के ऊपर सस्टेन करा निफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल है। 2200 शेयर बढ़ने वाले हैं और मात्र 630 घटने वाले हैं। तो इसलिए ब्रॉडर मार्केट में बाइंग के माहौल दिख रहा है। प्रकाश गाबा जी, मार्केट कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? निफ्टी लॉन्ग करें क्या? कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 47,400 पे है। जब तक वो बरकरार है, अपसाइड ऑन है। और निफ्टी का देखा जाए तो 18,000 सब 17,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो पॉसिबल है कि कप मूव मिल सकता है। आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर लगता है। निफ्टी से बढ़िया लगता है बैंक निफ्टी। अच्छा, कोई स्टॉक भी आपने आइडेंटिफाई किया सर? हाँ, हिंडल को अच्छा लगता है। आज मेटल स्पेस बढ़िया है। हिंडल को मैं ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड करा है 464, 455 का स्टॉप लगाना चाहिए। बस पॉसिबल है कि 475 देखने को मिल सकते हैं हिंडल को। 475 हिंडाल्को में मिल सकता है। 464.75 इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करेंगे 2023 आउटलुक की। और आज हमने जिस कंपनी को चुना है कैप्री ग्लोबल कैपिटल, एक बहुत ही बड़ी माइक्रो फाइनेंस, MSME फाइनेंस की कंपनी, साथ ही व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, तमाम सेक्टर्स में है। और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। AUM में 47% की ग्रोथ देखने को मिली, ये अपने आप में बड़ा कमेंडेबल है। और 9% का NIM है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही कंफर्टेबल बात है इस सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस और तेज़ी से बढ़े। धन्यवाद जी, समय निकाल के बात करने के लिए। तो राजेश जी, दूसरी तिमाही आपकी बहुत ही शानदार रही। हमको लगता है कि तीसरी भी उसी के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन 2023, अब लोग उसके एकदम पायदान पे खड़े, तो हम लोग उसके आउटलुक पे बात करना चाहते हैं। 2023 कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके का आपका बिजनेस ग्रो करेगा? किस सेगमेंट से आपको बड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है? देखिए, अभी हम जो है करीबन हमारी 150 ब्रांचें हैं जो MSE अफोर्डेबल हाउसिंग की हैं। हमने अगस्त में गोल्ड लोन लॉन्च किया है और जिसकी करीबन करीबन 450 ब्रांचें ऑपरेशनल हो रही हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले 2023 के अंत तक हम 1000 ब्रांचें टोटल जो है गोल्ड लोन की कर पाएंगे। तो ये काफी एग्रेसिव एक्सपांशन है और इस एक्सपांशन के चलते हम मार्च 2023 तक इसी फाइनेंशियल ईयर में एक राइट इशू का भी प्लान किया है हमने। सेल का अप्रूवल ऑलरेडी आ गया है। हम लोग जो है ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में इशू खोलने की बात करेंगे। बोर्ड का अप्रूवल आ जाए और बाकी सारी परमिशन आ जाएंगी होपफुली जब तक। तो हम इक्विटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं और अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के बेस पे करीबन हमारा जो एक हमने ब्रॉडर गाइडेंस दिया है 22 से 27% की ग्रोथ का, जिसको हमने एक्सीड किया है। पिछले साल भी एक्सीड किया है, इस साल भी एक्सीड कर पाएंगे क्योंकि अंडरलाइन जो टियर 4 टाउन में हमारा प्रोडक्ट है MSME, जो नो कस्टमर को जिनको
बैंक लोन नहीं दे पाते हैं। एक रोड साइड ढाबे वाला है, एक छोटा किराने का स्टोर है, एक गारमेंट शॉप, एक सलून है, एक टेलरिंग शॉप है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो छोटे हैं और जिनके पास में एडुकेट इनकम प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट तो होता है, इनको बैंक लोन नहीं मिलता है। तो इस पर यूके सिन्हा साहब की जो कमेटी की मीटिंग आरबीआई को दी थी, उसके हिसाब से आज भी 20 से 25 ट्रिलियन रुपीस का क्रेडिट गैप इन छोटे एमएसएमई के लिए वहां पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट जो करीबन 17% हर साल बढ़ रहा है, उसमें काफी अच्छा स्कोप है। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोग करीबन 40% ईयर ऑन ईयर पे ग्रो कर रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे भी काफी सरकार का काफी फोकस है कि सभी को घर मिले। और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, सारी सरकारें इस बात के लिए काफी रियायत दे रही हैं, चाहे डेवलपर को एफएसआई के लिए हो, कंसेशनल लैंड हो या कुछ तरह के टैक्सेस में छूट हो, जिससे कि छोटे घर ज्यादा बने। छोटे घर बन रहे हैं तो लोन भी मिल पा रहे हैं। तो इस सारा का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है कि ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। गोल्ड लोन जो हमने ऐड किया है, जो इस साल हम करीबन 850 से 1000 करोड़ के बीच में कहीं लोन बुक को क्लोज करेंगे, पहला ही साल होगा। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की बुक बनाने का प्लान है। करीबन 3,30,000 करोड़ का भी करंट मार्केट है जो करीबन 12% से ग्रो हो रहा है। लेकिन आज भी 65% के जो गोल्ड लोन है आज भी इनफॉर महाजनों के पास है, काफी ऊंची ब्याज दरों पे। तो वो सेगमेंट इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो हमें लगता है कि हमारा जो निश है उस कस्टमर को सर्विस करना जिसको बैंक नहीं कर पा रहा है, और उसके पे हमने फोकस किया, चाहे एमएसएमई हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे गोल्ड लोन हो, चाहे इवन छोटा डेवलपर हो अफोर्डेबल जो होम बनाता हो उसके लिए। तो एक कॉमन थ्रेड है कि उन व्यक्तियों को, उन छोटे लोगों को लोन दिया जाए जिनको बैंक से लोन अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंक की वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी और इनकम को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये कंप्लीट मॉडल है जिसमें हम बैंकों से पैसा बोरो करते हैं, बट उस कस्टमर को कैटर करते हैं जो बैंक को नहीं कर रहा है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन। राजेश जी, जो 9% का आपका एनआईएम है ये बहुत ही कमेंडेबल है, इतना इतना जबरदस्त कैसे? तो एक तो ये है कि जो हम लोग जिस सेगमेंट को लोन देते हैं उसमें एक अंडरराइटिंग करना, उसकी सोर्सिंग करना अपने आप में एक बड़ा निश मार्केट है। हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी अच्छा है। तो ये दोनों के चलते हुए हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अच्छा है। और भी ज्यादा एक रिलेवेंट है वो स्प्रेड है कि आप स्प्रेड कितना कमाते हो। तो आप स्प्रेड देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 5.5 से 6% का स्प्रेड मेंटेन रह रहा है। तो उसमें का कंपोनेंट नहीं आता है। तो आई थिंक ये एक ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है कोई भी कंपनी का, फाइनेंस कंपनी को जज करने को। राजेश जी, ये कहना सही होगा कि आपका ज्यादातर पोर्टफोलियो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में है? हमारा पोर्टफोलियो 100% सिक्योर्ड बाय आइदर रियल एस्टेट और बाय गोल्ड है। कोई भी लोन सिक्योर्ड कोई व्हीकल से नहीं है, कोई इस तरह की सिक्योरिटी से नहीं है। हमारा कम से कम 2 टाइम की उसकी रियल एस्टेट सिक्योरिटी हो, एमएसएमई। और होम लोन में करीबन जो है 67% का लोन टू वैल्यू हो तभी हम लोन देते हैं। तो काफी अच्छा है। इवन हमारे जो एनपी होते हैं उस काउंटिंग पर्पज से एनपी होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी अंडरलाइन बहुत ही सॉलिड है। तो आप देखिए कि जो फ्रॉड के अलावा हमारा कोई भी लोन में डूबता नहीं। तो ये आजकल सर होम लोन का रेट क्या चल रहा है? किस चीज का रेट? होम लोन का रेट अभी रेट तो बढ़ गई है। तो पहले कोई भी बैंक से जो है पैसा मिलता था उसमें करीबन 1% की रेट हमारी बढ़ी है। और हम के आगे पास ऑन करिए। तो कुछ हद तक जो पुराने लोन अकाउंट थे उनमें हम सेमी फिक्स में रेट पास ऑन नहीं कर पाए, पर वो जब रेट घटती है तभी भी यही होता है। तो लॉन्गर टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और जो नए लोन हो उसमें अपनी पूरी रेट पास ऑन करती है। तो ये सच कोई मार्जिन पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं। राजेश जी, गोल्ड लोन आपका बिल्कुल नया बिजनेस, मेरे ख्याल में अगस्त में आपने शुरू किया और बहुत तेज रफ्तार से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसको आप 10,000 करोड़ तक ले जाएंगे। तो ये जो सेगमेंट है गोल्ड लोन वाला, ये इसके पीछे क्या इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? प्लस एक सवाल इसी में और जोड़ता हूँ, ये बैंक भी बहुत कूद पड़े हैं इसमें, अदर देन की जो गोल्ड लोन वाली कंपनीज हैं, तो उसकी वजह से कोई चैलेंज? तो देखिए, ये तो एक रिटेल का मार्केट है जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कोई ऐसा
लेकिन आप अपनी क्या निश बना पाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सर्विस डिलीवरी में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है इसमें। तो हम बात करें कि गोल्ड लोन में बैंक भी कूद गए हैं। हाँ, बैंकों को कैपिटल भी नहीं लगती है, बैंकों के लिए काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन हमारा कस्टमर वो है जिसको बैंक कैटर नहीं कर पा रहा है। तो हमारा वो एक निश है कि जिस कस्टमर को बैंक कैटर नहीं कर पा रहा है उसी को हमें कैटर करना है। तो हमारा टारगेट सेगमेंट थोड़ा सा अलग है। और इनमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक देता है 11-12% पे, हमारे कस्टमर होते हैं 18%, 17%, 19% से। ये डिफरेंट सेगमेंट है, चाहे वाला हो, चाहे एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फ्रूट वेंडर हो, चाहे कोई ऐसा एक छोटा आदमी हो जिसको बैंक में जाने से भी झिझक होती है, वो एक हमारे जो आ जाता है हमारे गोल्ड लोन के जो ऑफिस में और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसको हम रेस्पेक्टफुली हैंडल करके अगले 10 मिनट में उसको लोन दे देते हैं। तो उसका एक अनुभव ही अलग होता है। ओके राजेश जी, एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं ना, इससे मुझे याद आया कि हम लोगों का जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना बहुत कम है, अभी 57% के आसपास है, और बाकी विकसित देशों में आप देखिए तो 100% से ऊपर है। तो गुंजाइश तो बहुत बड़ी है इस माइक्रो फाइनेंस की, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं कि जिनको बैंक नहीं देते हैं, बैंक उनको एंटरटेन भी नहीं करते, छोटे छोटे लोन लेते हैं और अभी इस पे ग्रोथ की। तो ये जो आप टारगेट करने की कोशिश करें माइक्रो फाइनेंस, जहाँ की अनलिमिटेड बाजार मुझे दिख रहा है, उसमें कैसे इसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा। तो हम माइक्रो फाइनेंस को कैटर नहीं कर रहे हैं, हम कैटर कर रहे हैं एमएसएमई में, जिसकी टिकट साइज है हमारी एवरेज टिकट साइज है 17 लाख रुपए। माइक्रो फाइनेंस की टिकट साइज होती है 75,000 रुपए के नीचे। तो माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड है, जबकि हमारा पूरा का पूरा सिक्योर्ड है। और उस एमएसएमई टिकट साइज 17 लाख है, अफोर्डेबल होम लोन की टिकट साइज 12 लाख है, गोल्ड लोन की टिकट साइज करीबन 2 लाख के नीचे है। ओके, तो ये करेंगे। दूसरा सर, हाउसिंग लोन वाले पे थोड़ा बात कर रहे हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही, जिसका आपने कहा सरकार का भी बहुत थ्रस्ट है, लेकिन लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, ब्याज दर जो बढ़ रही है वो हम कस्टमर को पास ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर को जो है 1% कम और ज्यादा से नहीं, उसको कितनी सहूलियत से लोन मिल जाता है, कितना कम डॉक्यूमेंटेशन में, कितना उसको ज्यादा चक्कर काटे बिना लोन मिल जाता है, वही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। क्योंकि उसके पास पेपर वर्क नहीं होता है, तो हम उसका नोट करते हैं, उसकी समझते हैं, उसी के हिसाब से हमारे सारे अंडरराइटिंग प्रोग्राम है। तो हम डिफरेंशिएटिंग करे बिना हम वो प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये एसेंशियली हम उन्हीं कस्टमर्स को कैटर करते हैं जो बैंक नहीं कर पाता है सर्विस, क्योंकि उनके पास न तो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, न प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन बिजनेस होता है। जैसे एक रोड साइड ढाबा है, के पास में मान लो रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं, वो सबसे कैश में पेमेंट ले लेता है, और कुछ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से भी देते हैं, लेकिन उसका वो हिसाब मेंटेन नहीं रखता है। तो उसको जब एक्सपांशन के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक में जाके अपने पेपर प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। उस कस्टमर का हम लोग एक सरोगेट P&L बनाते हैं, एक कैश फ्लो बनाते हैं, और उसके बेसिस पे उसको असेस करके उसको लोन देते हैं। राइट राजेश जी, राइट्स इशू की आपने बात की, जो Q3 के नतीजों के बाद हम लोग उम्मीद करें जनवरी के आसपास आप लोग ऐलान करेंगे, इस पे काफ़ी ज़्यादा डायल्यूशन होने की संभावना है क्या? डाइल्यूशन ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन साइज का इशू क्या है, बोर्ड अभी डिसाइड करेगा। पूरा कॉल अभी लिया नहीं है हमने, कितना करेंगे हम, 1000 करोड़ का करेंगे, 1400 करोड़ का करेंगे, वो एक साइज डिसाइड होगा। और दूसरा डाइल्यूशन होगा क्या प्राइस पे आता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और क्या प्राइस पे होंगे, उसी पे वो होगा। तो वो डाइल्यूशन लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, 15% से ज्यादा नहीं। 15% इस समय आया कितना, 13-14 हज़ार करोड़ सर मार्केट कैप है आपका? ओके, तो राजेश जी के साथ लिंक कनेक्शन नहीं। राजेश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आप बताएं। परफेक्ट। तो आपने बताया कि गोल्ड लोन आपका नेक्स्ट ट्रिगर है, अफोर्डेबल हाउसिंग आपका नेक्स्ट ट्रिगर है जी, और छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। और मस्त अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आप इसमें सिक्योर्ड लोन देख पा रहे हैं। तो सर, ये जो इतनी ज़बरदस्त पिक्चर है ग्रोथ वाली, ये क्या ट्रिगर क्या है इसमें? मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरी जो इतनी बड़ी रोजी पिक्चर है ग्रोथ वाली, जो किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या किसी एसएमई फाइनेंस कंपनी से बात करो तो वो लोग बहुत बुलिश हैं। क्या रीज़न क्या है इतना बुलिश होने का? सर देखिए, हमारे कंट्री में
आज भी एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो जो डिमांड साइड है अभी भी बहुत बड़ी अनफुलफिल्ड अनकैटर्ड है। आज देखिए हमारे इकोनॉमी में पैन इंडिया एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो साइकिल से मोटर बाइक, मोटर बाइक से यूज्ड कार से और जो है फर्स्ट न्यू कार, सिमिलरली फर्स्ट टाइम होम ओनरशिप में बहुत, और हमारे यहाँ क्रेडिट जो है उन लोगों को आज भी अवेलेबल नहीं है जिनके पास गोल्ड है लेकिन कोई इनकम प्रूफ नहीं है। तो ये आज भी हमारे यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, बहुत डिमांड है, हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आप देखें पैटर्न को तो इंडिया जो एक ब्यूटी है वो यही है कि आपको जितना फ्रेमवर्क में काम करना है आप कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, डिमांड आप नॉर्मल मार्जिन नहीं रहेगा लेकिन मार्जिन में आप कॉस्ट एफिशिएंसी लाइए, आप अपने कस्टमर की सर्विस को अच्छा रखिए, तो जितना आप काम करना चाहेंगे एक फ्रेमवर्क के अंदर आप कर सकते हैं। ये सभी सेगमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे स्पेसिफिक टू कैपरी है। कोई भी कंपनी अपने फ्रेमवर्क में काम करना चाहेगी लैंडिंग में या कोई भी स्पेस में, तो कस्टमर साइड में बहुत एक्शन है। राजेश जी, लास्ट क्वेश्चन एक और, कार लोन्स का भी आपका काफी बड़ा प्लान है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कार लोन्स के लिए? अभी क्या हो गया, हमारी जो करीबन 600 ब्रांचें हो गई सब मिला के, अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई और गोल्ड लोन मिला के, और आगे काफी ब्रांचें खुलनी है, तो 7000 की मैन पावर है ऑन ग्राउंड। तो उसमें कार लोन हम ओरिजिनेट करते हैं, पार्टनर बैंक है, 6 बैंकों के साथ पार्टनरशिप है, हमको उनको लीड शेयरिंग करते हैं, हम लोग लोन नहीं देते, हमको कैपिटल नहीं डालते हैं। लीड शेयरिंग के बदले हमें फीस मिलती है। हमारे पार्टनर हैं HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, 1-2 पार्टनर और ऐड हो रहे हैं। तो हम करीबन 500-550 करोड़ रुपए महीने का कार लोन डिसबर्स करा पा रहे हैं बैंकों से। उसपे हमको डिपेंडिंग ऑन हमारा जो स्लैब है उसके हिसाब से करीबन 2.5% से 3% की फी मिलती है। कैसा वॉल्यूम स्लैब वाइज होती है, जितना ज्यादा आप स्लैब पे पहुंचते उतनी ज्यादा आपको फी मिलती है। उससे 100 करोड़ की इनकम का ग्रॉस इनकम टारगेट होगी। हमें लगता है कि उसमें काफी 30% की जो मार्जिन है हमारी, तो ये प्योर फी इनकम है जो आरओई को बूस्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, अगले साल देखते हैं इसमें शायद और भी हमारा वॉल्यूम। ये तो बड़ा सॉलिड आपने बताया सर कि केवल फी इनकम से ही आप इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, और जिस तरीके से व्हीकल बिक रहे हैं तो ये लगातार बनी रहेगी। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं हाईलाइट करूंगा आपके इस इंटरव्यू से, जो मुझे कई लोगों ने बताई कि अगर आप ईज़ कर दें प्रोसेस को तो आदमी 0.5% ज़्यादा ब्याज भी देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भारत में ना लोन हासिल करना अपने आप में एक युद्ध जीतने जैसा है। तो अगर आप उसको ईज़ ऑफ कर दें, लोगों को कंफर्ट कर दें, सर्विस अच्छी दे दें, तो ये काम बहुत तेज़ी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, और बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की बधाई भी आपको। अब हम लोग Q3 के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। टीम को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थी बातचीत कैप्री ग्लोबल के MD राजेश जी से, जो काफ़ी बुलिश है, और उनको लगता है कि यहाँ से आगे ग्रोथ के मल्टीपल ट्रिगर्स हैं उनकी कंपनी के लिए, और स्टॉक इस समय 2% ऊपर 770 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कि कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है, और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है, और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि
जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा, तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी के साथ कामकाज इस वक्त मार्केट में, और चाहे वो बैंक निफ्टी हो वो भी सुधर के ग्रीन में, और निफ्टी में तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन कल के अच्छी तेज़ी के बाद आज फिर से, और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में कमाई के अड्डा में क्या स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए। हर्ष दौरा अनुज के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।